Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर हिमानी सिंह है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट GLA यूनिवर्सिटी मथुरा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपके सामने जिस विषय को लेकर आई हूँ उस विषय का नाम है परिवर्तन और विकास के माध्यम से संगठनात्मक उत्कृष्टता, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस थ्रू चेंज एंड डेवलपमेंट। आज का जो व्याख्यान है वह है टेक्नोस्ट्रक्चरल हस्तक्षेप यानी कि इंटरवेंशंस पर। आज के व्याख्यान से पहले हमने बात करी थी कि किस प्रकार से हम टीम इंटरवेंशंस या हम मानव प्रक्रिया इंटरवेंशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं संगठन में समूहों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, या फिर अगर यह पाया जाता है कि संगठन में पारस्परिक और समूह प्रक्रिया प्रोसेसेस अच्छे से नहीं चल रहे हैं तो हम कौन कौन से इंटरवेंशंस लगा सकते हैं और इस प्रकार की दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। तो आज के व्याख्यान में हम जिस पर बात करेंगे, हम सबसे पहले यह समझेंगे कि टेक्नोस्ट्रक्चरल इंटरवेंशन का मतलब क्या है, और साथ ही साथ फिर हम अलग अलग टेक्नोस्ट्रक्चरल इंटरवेंशन यानी कि संगठनात्मक पुनर्गठन, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चर और जॉब डिज़ाइन में हम कार्य पुनर्डिज़ाइन की बात करेंगे, जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल पढ़ेंगे, और अंत में हम ये देखेंगे कि कर्मचारी की सहभागिता, इन्वॉल्वमेंट, भागीदारी क्यों ज़रूरी है किसी भी संगठन को सक्षम और दक्ष बनाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि टेक्नोस्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस आखिर हैं क्या। जब हम टेक्नोस्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस की बात करते हैं तो दक्षता, प्रभावशीलता और अनुकूलन क्षमता यानी कि एडेप्टेबिलिटी, जब हम चाहते हैं कि हमारा जो संगठन है वो और सक्षम बने और प्रभावपूर्ण बने और दक्ष बने और अनुकूलित हो अपने सिचुएशंस के हिसाब से, तो हम देखते हैं कि क्या संगठन की संरचना या फिर प्रौद्योगिकी में कुछ बदलाव करके हम अपने संगठन को और अच्छा बना सकते हैं क्या। तो जब हम टेक्नोस्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप अपने संगठन की संरचना और प्रौद्योगिकी प्रणालियों में कुछ ऐसे बदलाव ला रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने संगठन को और दक्ष और प्रभावपूर्ण और ज़्यादा अनुकूलित कर पा रहे हैं उसके वातावरण से। तो जब भी हम संगठन में या संगठन की संरचनाओं की प्रणालियों में बदलाव लाने की बात करते हैं या प्रौद्योगिकी की प्रणालियों में बदलाव लाने की बात करते हैं, तब हम टेक्नोस्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस लगाने की ओर बढ़ते हैं। सिर्फ जब हम इन हस्तक्षेपों यानी कि इंटरवेंशंस को जब हम बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि आमतौर पर हम इसमें रोल रिवर्सल या आप ये कह सकते हैं कि रोल डाइवर्सिफिकेशन हम करते हैं, भूमिकाओं में बदलाव लाते हैं, लोगों की कार्य करने के तरीकों में बदलाव लाते हैं, कार्यों में जो कार्य उन्हें सौंपे गए हैं हम उन कार्यों को किस प्रकार से और बेहतर बना सके इसके बारे में बात करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां, साथ ही साथ वर्क फ्लो किस तरीके से रहेगा उसमें बदलाव लाते हैं। हम अपने प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी में बदलाव लाते हैं।
तो जब भी आप इन इंटरवेंशंस की बात करेंगे तो आप इन चीज़ों के लिए तैयार रहिएगा कि आप अपने कर्मचारियों की भूमिका बदल सकते हैं, आप उनका वर्क फ्लो, उनकी संरचना, अपने संगठन की संरचना, प्रौद्योगिकी, इन सब में बदलाव लाएंगे अगर आपने निर्णय लिया है कि आप टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस लगा रहे हैं, क्योंकि आप यही डायग्नोस कर पाए हैं कि इन सब चीज़ों के द्वारा ही आप अपने संगठन को और एफिशिएंट और इफेक्टिव बना पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले संगठनात्मक पुनर्गठन की, जो कि एक टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन है। संगठनात्मक पुनर्गठन ये अपने आप में किसी भी व्यवसाय के बिजनेस मॉडल, किसी भी संगठन के बिजनेस मॉडल जो कि उसकी आधार है, जो उसका आधार है, जिसमें उसकी संस्कृति छिपी हुई है, आप उसको बदलने की बात करें, आप उसका पुनर्गठन करने की बात करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जब हम बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं तो बिजनेस मॉडल या फिर उसकी संरचना या उसकी प्रक्रिया, आप इनको बदलने की बात कर रहे हैं। रीस्ट्रक्चर एक दीर्घकालिक इंटरवेंशन है, समय लगता है इसमें। आपको एक अच्छा नियोजन या अच्छी योजना के तहत ही इसमें आगे बढ़ना चाहिए। और जब हम संगठनात्मक पुनर्गठन की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह आता है कि संगठनात्मक पुनर्गठन सिर्फ और सिर्फ लागत में कटौती लाने के लिए किया जाता है। तो यह मानना बिल्कुल गलत है। हाँ, एक लक्ष्य हो सकता है कि हम पुनर्गठन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी लागत में कटौती करना चाहते हैं, लेकिन लागत में कटौती भी हम क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें समझ आया है कि कुछ लागत हम ऐसी लगा रहे हैं अपने संगठन में जो कि बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग जब भी रीस्ट्रक्चरिंग की बात सुनते हैं तो उन्हें सबसे पहले ऐसा लगता है कि संगठन इसलिए रीस्ट्रक्चर करना चाहता है क्योंकि वह अपनी कॉस्ट कटिंग करना चाहता है। लेकिन सिर्फ कॉस्ट कटिंग तो एक इसका आप कह सकते हैं तरीका है, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य होता है वह संगठन को या संगठन में कार्य करते हुए लोगों की संरचना में किस प्रकार से बदलाव लाए, कंपनी के पदानुक्रम, हायरार्कीज किस तरीके से बदल सकती हैं, साथ ही साथ कौन कौन से नए प्रोसेसेस ऐसे हैं जिसको आप लेकर आ सकते हैं, इन पर विचार विमर्श होता है या इनकी बात होती है। पुनर्गठन सिर्फ और सिर्फ लागत कम करने के लिए नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता लाने के लिए किया जाता है। अब जब हम संगठनात्मक पुनर्गठन की बात करें तो उसके कारण समझने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को एकदम से लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ लागत कम करने के लिए है, तो आपको उसके कारण समझने चाहिए। तब आपको समझ आएगा कि क्यों कोई संगठन इतना बड़ा निर्णय लेता है, क्योंकि ये अपने आप में छोटा निर्णय नहीं है। हाँ, जब आप इसमें लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, दीर्घकालिक इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, तो समय आपको चाहिए, और जब समय चाहिए तो समय के साथ साथ संसाधन भी लगेंगे। तो अगर कोई संगठन संगठनात्मक पुनर्गठन का निर्णय लेता है तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। सबसे पहला और मुख्य कारण तो यही है कि कहीं ना कहीं कारोबारी माहौल बदल रहा है और संगठन यह समझ चुका है कि अगर वह बाहरी कारोबारी माहौल के हिसाब से नहीं बदला तो वह कारोबार से बाहर हो जाएगा। तो इसी वजह से उन्हें देखना होगा कि क्यों रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, पुनर्गठन की ज़रूरत है। सिर्फ यही नहीं, संचालन के नए नए तरीके आ चुके हैं। अगर हम संगठनात्मक संचालन की बात करें या स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखिए, जब हम पहले इंडस्ट्रियल एरा की बात करते थे तो एक लाइन स्ट्रक्चर होता था, एक सीधी लाइन में सब लोग पदानुक्रमित रहते थे। एक जूनियर होता था, उसके सीनियर होते थे, उसके सुपर सीनियर होते थे। लेकिन धीरे धीरे
स्टाफ प्रबंधक आए जो कि एक सलाहकार की तरीके से कार्य करते थे लाइन प्रबंधकों के साथ। फिर धीरे धीरे हमने कार्यात्मक विभागों की बात करनी चालू करी कि कार्यों के हिसाब से हमने उनका डिवीजन किया। तो यह क्या है? समय समय के साथ संरचना, या आप ये कहिए कि संगठनात्मक संरचना में बदलाव आ रहा है। और जब संगठनात्मक संरचना में बदलाव आ रहा है तो आपको अपने संगठन का पुनर्गठन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप भी अपनी संरचना को समय के हिसाब से बदल सकें। साथ ही साथ जब हम पुनर्गठन की बात करते हैं तो हमें यह समझना भी ज़रूरी है कि आज के समय में ग्राहकों की, और आज के समय में ही क्यों, हम तो यह कहेंगे कि समय समय पर ग्राहकों की भी पसंद बदल रही है और उनकी पसंद के हिसाब से हमें उत्पाद करना है, अपना प्रोडक्ट डेवलप करना है, हमें उन्हीं के हिसाब से अपनी सर्विस लॉन्च करनी है। क्योंकि अगर आपके उत्पादकता, या यह कहिए कि आप जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, वो अगर आपकी ग्राहकों की पसंद के हिसाब से नहीं है तो आप मार्केट में नहीं सरवाइव कर पाएंगे। इसके अलावा आपने यह देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां विलय करती हैं, मर्ज करती हैं। जब मर्ज करती हैं कंपनियां, दो कंपनियां जब आपस में साथ में आती हैं तो उनको ज़रूरत होती है रीब्रांडिंग की, पुनः ब्रांडिंग करने की। तो जब वे पुनः ब्रांडिंग करती हैं तो अपने आप को, उन्हें ग्राहकों के दिमाग में स्थापित करने के लिए एक नई संरचना की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी मर्जर या एक्विजिशन होता है तब भी आप देखेंगे कि पुनर्गठन की बात की जाती है, क्योंकि आपको पुनः अपने आप को स्थापित करना है, ब्रांड करना है अपने ग्राहकों की, या यह कहिए बाहरी वातावरण या बाहरी हितधारकों के दिमाग में। तो उसके लिए रीस्ट्रक्चरिंग बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ कभी कभी यह भी देखा गया है कि आपने यह पाया कि आपके संगठन का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, तो संरचना में बदलाव या वर्कफ्लो में बदलाव या पदोन्नति में या पदोक्रम में बदलाव की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आपने यह भी पाया कि संगठन में बजट का अच्छे तरीके से आवंटन नहीं हो रहा है। तो अब किस तरीके से आवंटन हो, कैसे हो, इसके लिए भी आपको पुनर्गठन की ज़रूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पुनर्गठन के प्रकार क्या होते हैं। तो पहला प्रकार होता है कानूनी पुनर्गठन। लीगल तरीके से आप रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, जो कि मर्जर्स यानी कि विलय के वक्त होता है। आप एक लीगल तरीके से, कानूनी तौर पर दो कंपनियां साथ में आती हैं और एक रीस्ट्रक्चरिंग या पुनर्गठन या संगठनात्मक पुनर्गठन की बात होती है। इसके अलावा कार्यात्मक पुनर्गठन भी होता है, यानी कि फंक्शनल रीस्ट्रक्चरिंग। या तो आप कोई नई प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी अपने संगठन में लेकर आए, जिसकी वजह से जिस प्रकार से आप पहले कार्य करते थे, पहले आपने फंक्शंस डिवाइड किए हुए थे, अब वह तरीका नहीं चल पाएगा। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम फंक्शनल पुनर्गठन यानी कि कार्यात्मक पुनर्गठन की बात करते हैं, तो आपने यह देखा कि आपके संगठन में आपने अलग अलग फंक्शंस बनाए हुए हैं, लेकिन वह सारे अलग अलग फंक्शंस या विभाग एक ही तरीके के कार्य कर रहे हैं। तो जो भी मिलते जुलते कार्य होते हैं, आप उनको सबको साथ में लेकर आ रहे हैं। तो हो सकता है अब आपको संरचना बदलनी पड़े, क्योंकि पहले अलग अलग विभाग एक से कार्य कर रहे थे, लेकिन अब आपने क्या किया कि यह देखा कि जहां पर भी ड्यूप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस हो रहा था, आपने उस चीज को हटाया। तो यह होता है कार्यात्मक पुनर्गठन। इसके अलावा होता है रणनीतिक पुनर्गठन यानी कि स्ट्रैटेजिक रीस्ट्रक्चरिंग। स्ट्रैटेजिक रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि आप अपने व्यवसाय के मॉडल में, उसके आधार में बदलाव ला रहे हैं। आप कुछ नए बिजनेसेस, नए
व्यवसाय खोलना चाहते हैं अपने मुख्य व्यवसाय के अलावा, तो उसके लिए आप स्ट्रैटेजिक, एक नई सोच वाले, एक नई रणनीतियों का पुनर्गठन कर रहे हैं। साथ में एक होता है लागत पुनर्गठन, यानी कि कॉस्ट रीस्ट्रक्चरिंग। जैसा कि अभी हम कारणों में बात कर रहे थे, कभी कभी आपको लगता है कि आपका जो बजट है वो सही कार्यों में ना जाकर जो कार्य संगठन की विकास के लिए, प्रगति के लिए अच्छे नहीं है, उन पर व्यय किए जा रहे हैं। तो जब आप इस चीज को देखते हैं तो आप अपनी कॉस्ट का, अपनी लागत का किस प्रकार से आपके कॉस्ट या आपका बजट आवंटित होगा और दूसरे संरचना, दूसरे स्ट्रक्चर्स में, दूसरे विभागों में इसका आप पुनर्गठन करते हैं। तो यह हो जाती है लागत पुनर्गठन, यानी कि कॉस्ट रीस्ट्रक्चरिंग। एक और होता है जो है अनावरण, यानी कि डाइवेस्टमेंट। कभी कभी आप बहुत सारे अलग अलग व्यवसाय चला रहे होते हैं और उसमें आपको पता चलता है कि आपके कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जो कि आपको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं दे रहे, रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहे, तो आप उनको हटाना चाहते हैं। तो उसको हम डाइवेस्टमेंट भी एक तरीके का पुनर्गठन है। और मर्जर और अधिग्रहण, यानी कि विलय और अधिग्रहण, मर्जर और एक्विजिशन, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसके बारे में बात करी थी और हमने पढ़ा था कि जब भी यह होते हैं संगठन में तो आपको रीस्ट्रक्चरिंग, आपको बदलाव संरचना में, लोगों के कार्य करने की शैली में, फंक्शंस में, कार्यों में लाना पड़ता है। तो यह थे पुनर्गठन के प्रकार। अब इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि संगठनात्मक पुनर्गठन के दौरान हम अपने कार्यबल का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, जब भी पुनर्गठन होता है तब हम किस प्रकार से अपने कार्यबल को प्रबंध कर रहे हैं, यह बताएगा कि वह पुनर्गठन आपके संगठन के लिए अच्छा साबित होगा या खराब साबित होगा। जैसे कि अगर मैं इसमें सबसे पहले बात करूं कि आपको अपने वर्तमान कार्यबल को समझना चाहिए, उसकी मनोस्थिति को समझना चाहिए। देखिए, अगर आप कोई मर्जर कर रहे हैं, विलय कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपके लोगों के दिमाग में जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको यह डर तो बहुत ज़्यादा होगा, भय बहुत ज़्यादा होगा कि जब मर्जर हो रहा है या अगर हम लागत पुनर्गठन कर रहे हैं, कॉस्ट रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को शायद निकाला जाएगा संगठन से। तो बड़ा ही एक भय का माहौल होता है। तो पहले आप उनकी मनोस्थिति को समझिए, उनको समझिए कि वो क्या चीज़ फील कर रहे हैं, और साथ ही साथ फिर आप, क्योंकि देखिए विकास के लिए आप पुनर्गठन कर रहे हैं तो हो सकता है आपको कुछ लोगों को निकालना भी पड़े। तो इसकी एक अच्छे से देख कर कि कौन से लोग काबिल हैं जिनको आप रखना चाहते हैं, कौन से लोग जिनको आप निकालना चाहते हैं, उसके पीछे एक रीजन हो, और फिर आप नई प्रणाली, नई संरचना की को देखें कि किस प्रकार से आप स्ट्रक्चर करेंगे। जैसे इसमें अगर मैं बताऊं, पहले आपका जो संगठन था वो जो प्रोडक्ट्स बनाता था वो बड़े ही स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स थे, मास प्रोडक्शन पर आपका फोकस होता था। लेकिन अब आपने सोचा है कि नहीं, मुझे ग्राहक केंद्रित उत्पाद ही बनाने हैं, मुझे कस्टमाइज सर्विस देनी है अपने ग्राहकों को। तो अब देखिए, जब आप संरचना बनाएंगे नहीं, तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको स्टैंडर्डाइज्ड स्किल्स वाले, कौशल वाले लोग नहीं चाहिए। अब आपको बड़े ही स्पेसिफिक स्किल्स वाले लोग चाहिए जो अपने कार्य में केंद्रित हों। मास प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही अब। साथ ही साथ जब आप नई संरचना बना चुके हैं तो नई नौकरियों को फिर से डिजाइन करें और फिर उस हिसाब से डाउनसाइजिंग, यानी कि छटनी या पुनः तैनाती जो भी आपको करनी है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसा कि मैंने कहा, कि आप निकालेंगे तो वो डाउनसाइज करना, या फिर जो बचे हुए लोग हैं जब उनको आप नई संरचना में फिट करेंगे तो पुनः तैनाती करेंगे। तो उस समय पर भी आपको उन लोगों को जो आपके साथ हैं उन्हें ये अच्छे से समझाना होगा कि वो किस वजह से आपके साथ हैं,
उनमें ऐसी क्या काबिलियत थी, क्या कौशल था, क्या संगठन अब आगे उनसे चाहता है, इन सब की बात पुनः तैनाती के वक्त उनसे करिए और उनका मनोबल बढ़ाइए। और फिर उन नए कर्मचारी जो कि अब आपके साथ हैं रीस्ट्रक्चरिंग के बाद, पुनर्गठन के बाद, उनके लिए नई रणनीतियां, नई स्ट्रैटेजीज, नए प्रोसेसेस, प्रक्रियाओं का निर्माण करिए और आगे बढ़िए। जब हम संगठनात्मक पुनर्गठन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो एक प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आप पहचानिए कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में, कौन कौन सी संरचनाओं में, कौन कौन से प्रौद्योगिकी में आपको बदलाव लाना है, प्रोसेसेस में बदलाव लाना है। और जब आप इस चीज़ से समझ डेवलप कर चुके हैं कि हाँ मुझे इन इन चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत है, तो एक योजना बनाइए कि किस प्रकार से आप करेंगे, किस प्रकार से आप अपने लोगों को बताएंगे, लोगों को समझाएंगे, कैसे कम्युनिकेशन होगा, कैसे एजुकेट किया जाएगा उन्हें, किस तरीके से शिक्षित करेंगे, किस तरीके से उन तक यह बात पहुंचाएंगे कि पुनर्गठन हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं, फिर आप उसको कार्यान्वित करिए, लेकिन कार्यान्वित करने के बाद मूल्यांकन जरूर करिए। तभी आपको पता चल पाएगा कि आपका पुनर्गठन सफल रहा या विफल हुआ है। और मूल्यांकन के साथ जब आपको यह पता चलेगा कि आप सफलता की ओर जा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ चीज़ों में लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं चल रही हैं तो एडजस्ट करिए, समायोजित करिए चीज़ों को और फिर आगे बढ़िए। तो यह थी संगठनात्मक पुनर्गठन की प्रक्रिया। तो चलिए अब हम दूसरे टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन पर चलते हैं और बात करते हैं जॉब रीडिज़ाइन की। अब जॉब रीडिज़ाइन नौकरियों को इस तरह से पुनर्व्यवस्थित यानी कि रीअरेंज और पुनर्गठित यानी कि रीस्ट्रक्चर करने की प्रक्रिया है जो इसे कर्मचारियों को और अधिक आकर्षक और चुनौतीपूर्ण नौकरियां करने पर लेकर आती है। तो देखिए, जॉब रीडिज़ाइन की बात हमने जब करी तो हम किस चीज़ पर पुनर्गठन कर रहे हैं? नौकरी पर, कार्य पर, जो भी कार्य करना है। क्योंकि यह पाया जाता है कि लोग जब एक सा ही कार्य करते रहते हैं सालों दर साल, तो उनका आकर्षण अपनी नौकरी के प्रति, अपने जॉब के प्रति कम हो जाता है और वह कम होने की वजह से उनका मनोबल गिर जाता है और साथ ही साथ संगठन की उत्पादकता में बहुत कमी आती है। तो जॉब रीडिज़ाइन हमें यह बताता है कि हम किस तरीके से अपने लोगों की नौकरियों को, कार्यों को इतना आकर्षक बनाएं, इतना चैलेंजिंग बनाएं कि वह हर समय व्यस्त होते हुए कार्य करें, चैलेंजिंग वर्क करें और खुश रहें अपने कार्यों में। क्योंकि जब वह खुश रहेंगे अपने कार्यों में तो कार्य अच्छा होगा। इसके लिए हम बात करेंगे कार्य विशेषता मॉडल यानी कि जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल की। यह मॉडल 1975 में ओल्डहम और हैकमैन ने दिया था। ओल्डहम और हैकमैन का यही मानना था कि यह जाना जाए कि आखिर कर्मचारी रुचि खो क्यों देते हैं अपने कार्यों में। तो इसके लिए उन्होंने समझा कि अगर नौकरियों को अधिक विविध, चुनौतीपूर्ण और प्रेरक बनाया जाएगा तो लोग यानी कि आपके कर्मचारी, आपका कार्यबल ज़्यादा खुश होगा, ज़्यादा प्रेरित होगा कार्य को करने के लिए। तो इस मॉडल के लिए उन्होंने यह सोचा कि आखिर हम अपनी नौकरियों को प्रभावी कैसे बना सकते हैं, क्योंकि यह पाया गया कि जब लोग एक ही तरीके के कार्य रोज कर रहे हैं तो वह उसमें खुश नहीं है। तो कौन सी ऐसी तकनीक लेकर आई जाए जिससे कि हम लोगों का मनोबल बढ़ा सकें, या कौन से ऐसे तरीकों से हम उनकी नौकरी को डिज़ाइन करें कि वह संतुष्ट हो, वह साथ ही साथ अपना प्रदर्शन बढ़ा सकें। तो हैकमैन और ओल्डहम ने बात करी जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल यानी कि नौकरी विशिष्टता मॉडल की, और इसमें इन्होंने बताया कि किसी भी जॉब में या उस जॉब के कार्य में या आप कह सकते हैं उस नौकरी में
5 मुख्य कार्य विशेषताएं होती हैं, और वह 5 मुख्य जो कार्य विशेषताएं हैं, अगर आपने उनको अच्छे से डिजाइन किया, अपने कर्मचारी को दिमाग में रखते हुए, उसकी स्किल्स, उसके कौशल को दिमाग में रखते हुए, उसके अनुभव को दिमाग में रखते हुए, तो आप उस कर्मचारी के लिए एक अच्छी नौकरी बना सकते हैं, एक अच्छी जॉब बना सकते हैं, जिसमें उसका मनोबल बढ़ेगा और वह खुश होके, संतुष्ट होके कार्य करेगा। तो इसमें जो ये बताया गया वह था कि हर नौकरी में या आप हर जॉब में जब भी देखेंगे तो उसमें 5 मुख्य कार्य विशेषताएं होती हैं। मुख्य कार्य विशेषताएं यानी कि कौशल विविधता, मतलब कि स्किल वैरायटी, साथ ही साथ कार्य की पहचान, कार्य पहचान का मतलब कि टास्क आइडेंटिटी, कार्य महत्व यानी कि टास्क सिग्निफिकेंस, इसके अलावा होता है स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी, और प्रतिक्रिया जो कि फीडबैक। तो उन्होंने कहा कोई भी जॉब आप ले लीजिए, किसी भी स्तर की जॉब को लीजिए, उन सब जॉब में जो लोग कार्य करते हैं वह इन 5 मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें यह है कि नहीं। अगर ये 5 मुख्य विशेषताएं सुचारू ढंग से होती हैं तो पाया गया कि यह अच्छी मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं को जन्म देती है। और जब वे मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं आपके अंदर होती हैं, यानी कि इंटरनल साइकोलॉजिकल स्टेट्स, तो वह बढ़ावा देती है एक अच्छी उत्पादकता को, प्रोडक्टिविटी को, वह एब्सेंटिज्म को कम करती है, टर्नओवर बढ़ाती है। यहां पर ये टर्नओवर 2 तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो एम्प्लॉय टर्नओवर या प्रोडक्शन टर्नओवर, दोनों में ही अंतर है। अगर हम यहाँ पे प्रोडक्शन टर्नओवर की बात करेंगे तो वह बढ़ेगा, लेकिन अगर हम एम्प्लॉय टर्नओवर की बात करते हैं तो वह कम होता है। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है कि किस दर से आपके संगठन में आपके कर्मचारी संगठन छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर यह दर यानी कि एम्प्लॉय टर्नओवर रेट ज्यादा होगा तो इसका मतलब यह संगठन के लिए अच्छा नहीं है, यह संगठन के लिए खराब है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस मॉडल को समझते हैं जो कि जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल की बात करता है। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि आखिर ये मुख्य कार्य विशेषताएं हैं क्या। तो हमने 5 कार्य मुख्य विशेषताओं की बात करी थी, जिसमें सबसे पहला था कौशल विविधता यानी कि स्किल वैरायटी। मैं बार बार बोल रही हूं कि जैसे हम कोई भी कार्य रोज वही कार्य कर रहे हैं, हम सालों से वही एक ही कार्य कर रहे हैं, तो हम उससे ऊब जाते हैं, और जब हम उससे ऊब जाते हैं तो हमें कार्य से संतुष्टि नहीं मिलती। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी कर्मचारी के कार्य में, जॉब पर स्किल, अलग अलग कौशल का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके जॉब में जो वो कार्य करता है उसके लिए उसे अलग प्रकार के कौशल की जरूरत है, तो वह ज्यादा संतुष्ट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम स्किल वैरायटी की ही बात करें तो पहले आप एक डिजाइनर हैं तो सिर्फ आपको फैशन डिजाइनर की बात मैं यहां पे कर रही हूं, तो आप सिर्फ और सिर्फ किसी दुल्हन के शादी के जोड़े डिजाइन करते थे। तो बहुत सालों से आप सिर्फ और सिर्फ वही कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि आप में देखा गया कि आप में और कौशल है, तो आपको आपकी कंपनी ने सिर्फ दुल्हन के शादी के जोड़े डिजाइन करने के अलावा आपको अब बच्चों के कपड़े भी डिजाइन करने को दिए गए,
और फिर उसी के साथ साथ आपको पुरुषों के कपड़े भी डिज़ाइन करने को दिए गए। तो इसमें क्या हुआ कि आपके लिए स्किल वैरायटी को ऐड किया गया है। आप पहले सिर्फ एक ही कार्य को कर रहे थे, जिसको करके शायद अब आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जो चरम सीमा पर आपको पहुंचना था, आप सारे डिज़ाइंस उस तरीके के कर चुके हैं। अब आपको और उसमें कोई ज़्यादा स्कोप नहीं दिख रहा है। तो स्किल वैरायटी, आपका जो स्किल है, आपका स्किल है डिज़ाइनिंग, उस डिज़ाइनिंग को हम अलग अलग प्रकार से अलग अलग वैरायटी में यूज़ कर पा रहे हैं। तो यह पाया गया है कि अगर इस तरीके से किया जाता है तो लोगों का मनोबल बढ़ता है, उनकी कार्य से संतुष्टता बढ़ती है। हाँ, अगर आपको अभी भी उसमें कोई स्कोप दिख रहा है तो आप उसमें खुश रहेंगे, लेकिन अगर कोई स्कोप नहीं है तो आपको स्किल वैरायटी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा होता है कार्य पहचान, कि आप अपने कार्य से कितने पहचाने जाते हैं। टास्क आइडेंटिटी, जैसा कि आप, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आप कंस्ट्रक्शन में हैं और आपको एक कमरा बनाना है, एक रूम डिज़ाइन करना है, आपने रूम डिज़ाइन किया, उसमें आपको ज़्यादा पहचान मिलेगी ना कि अगर आपने उस कमरे का दरवाज़ा बनाया या खिड़की बनाई। तो यहाँ पर जब हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, पहचान की बात कर रहे हैं, तो आपको पहचान ज़्यादा कब मिलेगी? जब आपने वो पूरा कमरा, उसके कलर्स, हर चीज़ को डिज़ाइन किया है, ना कि सिर्फ उसके एक पहलू को, उसकी एक खिड़की या एक दरवाजे को आपने डिज़ाइन किया। तो जब आपको लगता है कि जो कार्य आपने किया है, आपकी आइडेंटिटी उससे है, लोग जानेंगे कि हाँ, इन्होंने यह कमरा डिज़ाइन किया है, तो आप और ज़्यादा संतुष्ट बनते हैं। आपके अंदर एक सार्थकता की फीलिंग आती है, मीनिंगफुलनेस की फीलिंग आती है कि आप जो कार्य कर रहे हैं, आपका जो अनुभव है, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो मीनिंगफुल बनता है। इसके अलावा तीसरा जो कार्य विशेषता होती है वह होती है कार्य महत्व, यानी कि टास्क सिग्निफिकेंस। आप जो कार्य कर रहे हैं संस्था में, संगठन में, वह कितना महत्वपूर्ण है आपके आसपास के लोगों के लिए, आपके कस्टमर्स के लिए, आपके जूनियर्स के लिए, आपके सीनियर्स के लिए, वह कितना महत्वपूर्ण है, कितना सिग्निफिकेंट है। अगर आप देखते हैं कि आपने जो कार्य किया है वह उत्पादकता का बेस था, आधार था, जिसकी वजह से उत्पादकता बढ़ी है, तो आप उसमें ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। जैसे कि आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में हैं, आपने कोई दवा का निर्माण किया और उस दवा की वजह से आपके संगठन की उत्पादकता 10% तक बढ़ गई, तो यहाँ पर आपको लगेगा कि आपका कार्य, जो आपने कार्य किया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। टास्क सिग्निफिकेंस, कि आपका कितना सिग्निफिकेंस है उस कार्य को, उस उत्पादकता को बढ़ाने में, तो यह आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि देता है। इसके अलावा चौथा जो इसमें प्रमुख विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक हम बोल सकते हैं होती है किसी भी जॉब में, वह होती है ऑटोनॉमी, यानी कि स्वायत्तता। अगर आपको किसी भी कार्य करने की ऑटोनॉमी दी जाती है कि आप उससे रिलेटेड निर्णय ले सकते हैं, जैसे कि आप किसी एक छोटे प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट के लीडर हैं, लेकिन आप जो भी निर्णय लेते थे तो आपको अपने सीनियर से एक फाइनल डिसीजन लेना पड़ता है, पूछना पड़ता है कि ये कार्य करें या नहीं करें। अब आपके सीनियर ने आपको यह अधिकार दे दिया कि आप अपने डिसीजन उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप खुद ले सकते हैं। तो जब आपको ये ऑटोनॉमी मिलती है, अधिकार मिलता है कि आप अपनी समझ के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, तो यह आपको कार्य में और संतुष्टि देता है और सशक्त बनाता है। आखिरी में जिस पर हम बात करेंगे वह है प्रतिक्रिया, यानी कि फीडबैक।
अब जब हम फीडबैक की बात करते हैं या प्रतिक्रिया की बात करते हैं तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि आप प्रतिक्रिया किससे लेते हैं? अपने सीनियर से, अपने सहकर्मियों से ले लेते हैं कुछ लोग। कभी कभी यह भी देखा गया है कि प्रतिक्रिया के लिए इंसान को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे वह उसका सीनियर हो या उसके कस्टमर्स हो, वह खुद भी अपने आप को एक अच्छा फीडबैक दे सकता है। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं कि आप संगठन में या आप होटल इंडस्ट्री में हैं और आपका कार्य है कि आपको उस होटल के रूम्स की, कमरों की सफाई करनी है। तो अगर आप जब सफाई करते हैं, आपने सफाई कर ली, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बाहर वाले से फीडबैक लें। सफाई करने के बाद आप खुद से भी निरीक्षण कर सकते हैं कि क्या आपने सफाई सही से करी है या नहीं। तो यह सेल्फ फीडबैक हो गया। लेकिन आपने कोई दवाई बनाई किसी बीमारी के लिए, तो वो दवाई जब तक बाजार में उस बीमारी से ग्रस्त लोग नहीं लेंगे तब तक उस चीज़ का फीडबैक आपको नहीं मिल पाएगा, या जो भी आप टेस्ट करेंगे तब जाकर आपको उसका फीडबैक मिलेगा। तो फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर इस बात को समझिए, आप दूसरों से फीडबैक ले रहे हैं या सेल्फ फीडबैक ले रहे हैं। हाँ, सबसे अच्छा होता है सेल्फ फीडबैक कि आप खुद ही अपना निरीक्षण करें, लेकिन बहुत से सिचुएशंस में, स्थितियों में आप खुद निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ यह भी पाया गया है कि जब हम खुद अपना निरीक्षण करते हैं तो हम बायस्ड हो जाते हैं, हम सही रूप से नहीं करते, हम अपनी गलतियों को थोड़ा दबा देते हैं। तो यह आप देखिए, अगर आप इतने मैच्योर, इतने समझदार हैं कि आप अपने आप को खुद फीडबैक दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल बढ़िया। लेकिन फीडबैक एक ऐसी चीज़ है, प्रतिक्रिया एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के मनोबल को बढ़ाती है, कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाती है। वह उसको बताती है कि वास्तविक परिणाम क्या हैं, उनका ज्ञान होता है। तो यह तो थे 5 मुख्य कार्य विशेषताएं जिनमें आप थोड़ा सा भी पुनर्गठन, रीस्ट्रक्चरिंग करके अपने कर्मचारी को और ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं। अब आगे जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो 5 मुख्य कार्य विशेषताएं होती हैं, यह 3 मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं को बढ़ावा देती हैं। अब ये 3 मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं क्या होती हैं? जब हम बात करते हैं कि हमारे कार्य में कौशल विविधता है, कार्य पहचान है, कार्य महत्वता है, तो इससे हमें एक्सपीरियंस होता है, सार्थकता का अनुभव होता है कि हमारा कार्य मीनिंगफुल है, सार्थक है, जो भी कार्य हम संगठन में रहते हुए कर रहे हैं। इसके अलावा जब हमें ऑटोनॉमी मिलती है अपने कार्य के लिए, स्वायत्तता होती है हमारे पास अपने निर्णय लेने के लिए, तो हम परिणामों के लिए और अनुभवी और जिम्मेदार बनते हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें अधिकार दिया गया है निर्णय लेने का, तो अगर यह निर्णय गलत हुआ तो हमारी जिम्मेदारी है, अच्छा हुआ तो यह हमारी ये जिम्मेदारी है। तो जब भी आप देखिएगा, अगर आप अपने संगठन में अपने कर्मचारियों को आप ऑटोनॉमी देते हैं, अपने आप निर्णय लेने की छूट देते हैं उन्हें, तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वे और जिम्मेदार बनते हैं। और प्रतिक्रिया से देखा गया कि प्रतिक्रिया हमें इसका ज्ञान देती है कि वास्तविक परिणाम क्या है, एक्चुअल रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है। अब जब हम इन 3 मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं को अच्छे से समझते हैं तो आप शायद देख पा रहे होंगे इनके बीच का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है इनका। कि अगर आपके कार्य में कौशल विविधता है, कार्य पहचान है, कार्य महत्वता है, आप खुद से अपने निर्णय ले सकते हैं उस कार्य को करने के लिए, आपको प्रतिक्रिया मिल रही है उस कार्य के संबंध में, तो आप अपने कार्य को और ज़्यादा सार्थक समझते हैं, आप और ज़्यादा जिम्मेदारी लेते हैं उस कार्य की, और साथ ही साथ आपको उस कार्य के परिणाम क्या होंगे उसका भी ज्ञान अच्छे से होता है। तो अगर आप इस अवस्था पर हैं तो आगे
हम कार्य परिणाम की बात करते हैं, जो कि होता है कि आपकी उत्पादकता बढ़ती है, आपकी संतुष्टि बढ़ती है अपने कार्य से, आप और ज़्यादा प्रतिबद्ध होते हैं अपने कार्यों को करने के लिए। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं किसी भी संगठन के लिए। तो बताया गया कि जॉब रीडिज़ाइन अगर हमें करना है तो हमें इन 5 कार्य विशेषताओं पे ध्यान देना है और फिर हमें मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं तक पहुंचना है और हम अपनी कार्य परिणामों को यानी कि आउटकम्स को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर हम इस मॉडल की बात करें तो इस मॉडल को हम एक व्यवहारिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी नौकरियों का, अपने नौकरी में आने वाले कार्यों का या उन कार्यों को पुनर्गठन करते हुए, रीस्ट्रक्चर करते हुए उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। तो चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जॉब रीडिजाइन की और अलग अलग कौन सी रणनीतियां हैं। तो सबसे पहली रणनीति होती है कार्यवर्तन यानी कि जॉब रोटेशन। जैसा मैंने बताया कि आप जब एक कार्य को बार बार कर रहे हैं तो आप उससे ऊब जाते हैं। तो कंपनियां आजकल क्या करती हैं कि जैसे कि आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में हैं तो आपको कुछ समय के लिए वह मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेज देती हैं, जिससे कि आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कार्य अच्छे से समझें और उसको करने में भी सक्षम बने। तो देखिए इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा कि आप की कार्य विविधता बढ़ रही है, आपके कौशल विविधता बढ़ रही है, स्किल वैरायटी बढ़ रही है आपकी, आप नई चीजें सीख रहे हैं। साथ ही साथ संगठन के पास या संगठन अपने कर्मचारियों को अलग अलग कार्य करने के लिए तैयार कर रहा है कि कभी कोई मजबूरी हो या कभी भी उनको ज़रूरत हो कि वह अपने कर्मचारियों को एक कार्य से दूसरे कार्य पर, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पर भेजना चाहते हो, एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजना चाहते हो, तो वह उस समय सोच में ना पड़े, उनके पास लोग हों जिनसे वह आगे जा सकते हैं। साथ ही साथ जॉब रीडिज़ाइन की एक और तकनीक होती है यानी कि जॉब एनरिचमेंट, नौकरी समृद्ध, जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट में आपको अपना कार्य करने के लिए थोड़ी और स्वतंत्रता दी जाती है यानी कि ऑटोनॉमी दी जाती है कि आप अपने निर्णय और ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं जॉब एनरिचमेंट, आप एक प्रोजेक्ट के लीडर हैं, आप प्रोजेक्ट से संबंधित सारे निर्णय लेते थे, लेकिन आपके प्रोजेक्ट में जो लोग कार्य करते हैं, कौन कार्य करेगा कौन नहीं करेगा, किसको कब छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, किसको किस हिसाब से कितना वेतन मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके निर्णय आप नहीं लेते थे। लेकिन अब क्योंकि आप प्रोजेक्ट लीडर हैं और आपके संगठन ने आपको ये ऑटोनॉमी दी है कि अब आप यह निर्णय भी ले पाएंगे, तो आपका जॉब एनरिचमेंट हुआ। आप डेजिग्नेशन आपकी सेम है, पद वही है, लेकिन आपके अधिकारों में बढ़ोतरी हुई है। तो यह होता है जॉब एनरिचमेंट। हम इसके द्वारा भी लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं या यह कहिए उनके संतुष्टि का स्तर ऊपर बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक होता है जॉब एनलार्जमेंट यानी कि नौकरी का विस्तार। जॉब एनलार्जमेंट का मतलब है कि आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं और आप डिजाइनिंग में हैं, तो पहले अगर मैं उस संगठन की बात करूं तो वह कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, वह होटल भी बनाते हैं, वह स्कूल का निर्माण भी करते हैं, वह घर भी बनाते हैं और आप उसमें एक डिजाइनर हैं। पहले आप सिर्फ और सिर्फ स्कूलों के निर्माण या स्कूलों का डिजाइन बनाते थे, लेकिन अब आपको होटल का डिजाइन बनाने के लिए भी बोला जाता है। तो आपकी जॉब जो है वो आपके स्किल्स को और बढ़ा रही है। डिजाइनिंग आपको आती है, लेकिन जब हम होटल की डिजाइनिंग की बात करें और एक स्कूल की डिजाइनिंग की बात करें तो काफी डिफरेंसेस होते हैं इसमें।
तो ये है जॉब एनलार्जमेंट कि पहले आप सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके का कार्य करते थे, लेकिन अब उसके साथ आपको आपके स्किल्स को और ध्यान में रखते हुए और वैरायटी और विविधता डाली गई है आपके कार्यों में। इसके अलावा कार्य सरलीकरण यानी कि जॉब सिंप्लीफिकेशन। अब आप कहेंगे कि यहां पर हम कुछ विपरीत बात कर रहे हैं कि हम जॉब को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी इसकी भी जरूरत होती है। कभी कभी कुछ लोगों के संगठन में आप देखेंगे कि इतना ज्यादा उनकी जॉब को, उनके कार्यों को जटिल बना दिया गया है, कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है, इतनी ज्यादा वैरायटी, विविधता डाल के कि वह अपने कार्य को करने में सक्षम ही नहीं है। तो अगर इस परेशानी से आप जा रहे हैं तो आपको सिंप्लीफाई करना यानी कि सरलीकरण करने की जरूरत है। और सिर्फ यही नहीं, आप जॉब क्राफ्टिंग के द्वारा भी जॉब रीडिजाइनिंग कर सकते हैं। जॉब क्राफ्टिंग का मतलब होता है कि आप का कर्मचारी जो यह कार्य कर रहा है वह खुद से डिजाइन करे कि वह कौन कौन से कार्य कर सकता है। अब ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जॉब क्राफ्टिंग में आप ऐसे ही लोगों से अपनी उनकी जॉब क्राफ्ट करवाते हैं जो कि सक्षम हैं, जो कि खुद से विकास चाहते हैं। जो थ्योरी एक्स वाले लोग होंगे उनको कभी भी जॉब क्राफ्टिंग के लिए नहीं दिया जाता है, नहीं तो वे कार्य करेंगे ही नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टेक्नोस्ट्रक्चरल इंटरवेंशन की बात करते हैं, जो होता है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट यानी कि नौकरी की भागीदारी। तात्पर्य है संगठन को आकार देने और सुधारने वाली प्रक्रियाओं में कर्मचारियों की भागीदारी। यह पाया गया है कि अगर कर्मचारी का योगदान या उनकी भागीदारी अगर हम बढ़ा देते हैं तो आपके कर्मचारी और बढ़ चढ़ कर परिवर्तन में आपका साथ देते हैं। और जब हम साथ देने की बात कर रहे हैं तो वह अपने इंसाइट्स यानी कि अंतर्दृष्टि, अपनी रचनात्मकता और प्रतिबद्धता को भी बढ़ाते हैं, यानी कमिटमेंट को भी बढ़ाते हैं अपने संगठन के प्रति। अब जब हम कर्मचारी भागीदारी का उद्देश्य जानना चाहते हैं कि क्यों हमें ज़रूरत है, तो हम ये समझते हैं कि अगर हमें अपने संगठन को प्रभावशील बनाना है, अपनी संस्कृति को सहयोगात्मक बनाना है कि आपस में सब लोग मिलजुल कर अच्छे से कार्य करें, तो हमें अपने कर्मचारियों की भागीदारी को बढ़ाना पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, अगर हमें नवाचार चाहिए, हमें कर्मचारियों की संतुष्टि चाहिए, तो हमें उनके भागीदारी को बढ़ाना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हमारा संगठन बात करता है सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए यानी कि सतत विकास के लिए जो आगे की ओर बढ़े, तो अगर हम अपने एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों के विचारों को अपने प्रोसेसेस यानी कि प्रतिक्रियाओं, प्रक्रियाओं, इन सब में लेकर आ रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका संगठन एक अच्छा संगठन बन सकता है। क्योंकि जब आप अपने कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाते हैं तो उनकी सोच, उनका एक दृष्टिकोण वह आपके मिलता है। और अब आपके कर्मचारी वो लोग होते हैं जो सबसे पहले ग्रास रूट लेवल पर कार्य कर रहे होते हैं, तो उनसे अच्छा दृष्टिकोण प्रतिक्रियाओं के लिए, प्रोसेसेस के लिए, प्रक्रियाओं के लिए, कार्यों के लिए कोई और नहीं दे सकता। तो जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं अपने संगठन में, आप एम्प्लॉय की, अपने कर्मचारी की भागीदारी को बढ़ा सकते हैं, तो पहले तो यह ध्यान रखिए कि सबसे पहले कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी पर कार्य करिए, संचार और पारदर्शिता। ये देखिए कि क्या आपके संगठन में इस प्रकार के ओपन फोरम्स हैं जहां पर लोग खुलकर, आपके कर्मचारी खुलकर अपने बातों को रख पाते हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि उनको सुनने वाला कोई है नहीं तो इसलिए वो कोई बात ही नहीं करते। क्या निर्णय जो लिए जा रहे हैं वो पारदर्शिता से लिए जा रहे हैं, सब कर्मचारियों को समान रूप से, समान अधिकार
लॉज के हिसाब से, कानून के हिसाब से मिल रहे हैं या नहीं। साथ ही साथ यह देखिए कि किस प्रकार से उनका सशक्तिकरण हो रहा है। जब हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो आप सशक्तिकरण कर सकते हैं अपने कर्मचारियों को अथॉरिटी डेलीगेट करके, यानी कि प्रतिनिधि प्राधिकरण, उनको और उनके अधिकारों को और बढ़ाकर। तो जब आप उनको अथॉरिटी देंगे, अपने जूनियर्स को अथॉरिटी देंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को और अथॉरिटी देंगे, तो जैसा मैंने जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल में बात करी थी, जब उनकी अथॉरिटी बढ़ती है, उनके अधिकार बढ़ते हैं, उनकी ऑटोनॉमी बढ़ती है, तो वह और रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार बनते हैं। और सिर्फ यही नहीं, यह कोशिश करिए और जानिए कि जो लोग अपनी भागीदारी अच्छे से दिखा रहे हैं उनको किस प्रकार से आप पुरस्कृत करके और ज़्यादा उनका मनोबल या उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। साथ ही साथ ये निश्चित करिए कि जब भी परिवर्तन की प्रक्रियाओं की बात आप करते हैं संगठन में, तो कर्मचारियों को उसका भागीदार बनाइए। चेंज कमिटीज यानी कि परिवर्तन समितियों में अपने कर्मचारियों को लेकर आइए। सिर्फ शीर्ष प्रबंधन के लोग बैठकर इन सब चीज़ों पर चर्चा ना करें। हाँ, आप सब कर्मचारियों को नहीं ला सकते, यह एकदम जायज़ बात है, लेकिन उनके प्रतिनिधियों को लाइए, जिससे कि आप उनके अंदर ये विश्वास पैदा कर पाएंगे कि संगठन अपने कर्मचारियों को बहुत महत्व देता है। साथ ही साथ एक सहयोगात्मक संस्कृति का भी विस्तार कीजिए। क्रॉस फंक्शनल टीम्स बनाइए। और क्रॉस फंक्शनल टीम्स आप कैसे बना सकते हैं, जैसा कि हमने जॉब रीडिज़ाइन में बात करी थी। अगर आप जॉब रोटेशन लेकर आ रहे हैं, अपने कर्मचारियों को नए नए स्किल्स, नए नए कौशल सिखा पा रहे हैं, उनको अलग अलग विभागों में भेजकर काम करवा कर, तो फिर आप क्रॉस फंक्शनल टीम्स आसानी से बना सकते हैं। और साथ ही साथ अलग अलग विभाग से अलग अलग लोगों को लेकर आइए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही विभाग में जब हम कार्य करते रहते हैं तो हमारी सोच, हमारी सोचने का तरीका हमारे आसपास के लोगों जैसा हो जाता है। तो अगर हमें अपनी भागीदारी और बढ़ानी है, अपना इन्वॉल्वमेंट और बढ़ाना है, तो हमें क्रॉस फंक्शनल टीम्स की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं तो नई चीज़ें हमें पता चलती हैं, हम नए जगहों पे जाकर अपनी बातों को रख सकते हैं, तो इससे इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। और साथ ही साथ अपने कर्मचारियों को उनकी समस्याओं का समाधान लेने दें, बहुत ज़्यादा नियंत्रित ना करें। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाइए, अपने साथ बिठवा के उनके अंदर पहले विकसित कीजिए समस्या समाधान के तकनीकों को, और उनको दीजिए समय कि वह अपने निर्णय खुद ले पाएं। साथ ही साथ निरंतर सुधार पर बात करिए, प्रशिक्षित करिए उन्हें, और क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने लोगों पर इन्वेस्ट करेंगे वह खर्चा नहीं होता है, याद रखिएगा। अगर आप अपने लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं तो वह लोगों की बहुत बड़ी भूल है कि वह मानते हैं कि यह एक खर्चा है संगठन के लिए। नहीं, यह एक खर्चा कभी नहीं होता, यह एक इन्वेस्टमेंट होता है। तो प्रशिक्षित करिए। अब जब हम निरंतर सुधार की बात कर रहे हैं तो निरंतर सुधार में आपने जैसे कुछ टेक्निक्स सुनी हो, काइजन हुआ, सिक्स सिग्मा हुआ, लीन प्रैक्टिसेस हुआ। तो अगर हम काइजन को ही लें तो काइजन में हम किसकी बात करते हैं? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की, कि किस प्रकार से हम हर समय अपने संगठन को आगे बढ़ाते रहें, कौन सी प्रक्रियाओं में बदलाव लाएं कि हमारा संगठन आगे बढ़ता रहे, कंटिन्यूस। लेकिन यह किस तरीके से पॉसिबल होती है? अगर हम काइजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा उसमें हम बात करते हैं अपने कर्मचारियों की भागीदारी की, क्योंकि माना जाता है, यह एक जैपनीज टेक्निक है, माना जाता है कि अगर आपके कर्मचारी आपके निर्णयों में, आपके प्रतिक्रियाओं में साथ नहीं हैं, फीडबैक नहीं दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं संगठन
कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो भी प्रतिक्रिया हो रही है उस पर फीडबैक लीजिए, नियमित चेक इन करिए, और फिर जहां पर भी आपको लगता है कि लूप होल्स हैं, आप योजनाओं को कार्यों के हिसाब से फिर से बनाइए। तो समझने की बात यह है प्रबंधकों के लिए कि जितना ज़्यादा वह अपने कर्मचारियों की भागीदारी को बढ़ाएंगे, उतना उन्हें अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग सोच, अलग अलग दृष्टिकोण, या ये कहिए अलग अलग दृष्टिकोण का समन्वय वह कर पाएंगे। और किसी भी संगठन को विकास करने के लिए हमेशा याद रखिए, सिर्फ एक ही दृष्टिकोण की ज़रूरत नहीं होती है, एक ही अंतर्दृष्टि की ज़रूरत नहीं होती है। अगर उसे अलग अलग पर्सपेक्टिव से लोगों की बात पता चलेगी तो अगर आप परिवर्तन ला रहे हैं तो आप अपने परिवर्तन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो छात्रों, मैं समझती हूँ कि आपको टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन समझ आए होंगे कि जहाँ पर भी आपके संगठन में संरचना में दिक्कत है, या संरचना में कुछ बदलना है, या फिर प्रौद्योगिकी प्रणालियों में कुछ सुधार लाना है, तो आपको टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस लाने होंगे। और आप ये ला सकते हैं जो हमने इसमें पढ़ा, संगठनात्मक पुनर्गठन के द्वारा, जॉब रीडिज़ाइन की तरीके से, और साथ ही साथ कर्मचारियों की भागीदारी को बढ़ाकर आप अपने संगठन को एक अच्छे तरीके से पुनर्गठित कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। तो छात्रों, मैं समझती हूँ कि आपको यह व्याख्यान समझ आया होगा। धन्यवाद।